दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जिसके बारे में सुनना तो सभी चाहते हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं रजनीश ओशो के बारे में। जब मैं सोशल मीडिया पर कभी भी देखता हूँ इनके बारे में, लोग न जाने क्या क्या बोलते हैं, न जाने क्या क्या लिखते हैं। इन्हीं का नाम लेकर लोग अपना अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। और दोस्तों, आज जब हमने सोशल मीडिया पर इनकी एक किताब ढूंढी और मैं जब उसको डिटेल से पढ़ा, जो कुछ भी इस किताब में लिखा है उसका निचोड़, उसका पूरा रस हमने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से तैयार कर लिए आपको बताने के लिए कि आखिर सच में ओशो ने सेक्स यानी काम वासना के बारे में क्या कहा है, क्यों कहा है, कैसे कहा है, उनका मतलब क्या है। इसके बारे में आपको आज हम डिटेल से बताते हैं। इस किताब की पूरी निचोड़ हम मात्र कुछ पॉइंट्स में आपको बताएंगे। आपको कैसा लगेगा, आप इसका प्रतिक्रिया आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन कुछ नहीं रखूँगा। मैं जो रजनीश ओशो की किताब में जो लिखा है, जो उसका मुख्य पॉइंट्स है, मैं बस वही आपके सामने रख रहा हूँ। इसका सही गलत का फैसला आपके हाथ में है, आप करिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इस किताब के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि भाई आखिर सच्चाई क्या है। पहले पॉइंट्स को देखें तो कह रहे हैं कि सेक्स को दबाना नहीं, समझना है। ओशो कहते हैं कि सभी धर्मों ने सेक्स को पाप घोषित करके मनुष्य के भीतर भयंकर संघर्ष पैदा कर दिया है। जितना दबाओगे उतना ही वह विकृत रूप लेता जाएगा। इसलिए पहले सेक्स को पूरी तरह से स्वीकार करो, फिर बिना गिल्ट के जियो। और दूसरे पॉइंट्स में कह रहे हैं कि सेक्स जीवन ऊर्जा यानी लाइफ एनर्जी का मूल स्रोत है। कैसे है? उनके अनुसार सेक्स कोई साधारण शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा यानी प्राण शक्ति का सबसे निचला रूप है। यही ऊर्जा अगर सही दिशा में बदलेगी तो प्रेम बनेगी, फिर प्रार्थना बनेगी और अंत में समाधि बनेगी। ओशो का एक बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, सेक्स इज द सीड, लव इज द फ्लावर, प्रेयर इज द फ्रेग्रेंस। आप समझ गए होंगे इस बात को। अब दोस्तों, जो मेन बात यहाँ है तीसरे पॉइंट्स में, सेक्स से समाधि तक का सफ़र। ओशो का पूरा तांत्रिक दृष्टिकोण यही था। क्या था जरा देखें। पहले सेक्स को पूरी तालीनता से जियो, नो हरी, नो गोल, जस्ट प्योर सेलिब्रेशन। जब सेक्स पीक पर पहुँचता है तो उस क्षण में अहंकार गायब हो जाता है। यही समाधि का छोटा सा नमूना है। बार बार इस नो माइंड्स की स्थिति को पहचानो, फिर धीरे धीरे सेक्स की ज़रूरत अपने आप कम हो जाएगी और ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगेगी। अब दोस्तों, चौथे पॉइंट्स में बता रहे हैं कि ओशो ने जो 3 चरण वाली प्रक्रिया बताई थी कि वो 3 चरण यानी 3 स्टेप वाली बात क्या है जरा समझें। 99% लोग सेक्स को दबाते हैं, जिससे वो विकृत यानी एक तरह से बीमार हो जाते हैं। 0.9% लोग सेक्स में डूबकर भोगते हैं, थोड़ा बेहतर लेकिन फिर भी बंधे रहते हैं। देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ 0.1% लोग सेक्स को ध्यान की तरह जिए बिना भोगे और बिना दबाए उससे ऊपर उठ जाते हैं। यही तंत्र है। तो 5वें पॉइंट्स में वो बताया जा रहा है जिसकी आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि ओशो विवाह संस्था के कट्टर विरोधी थे। उनका कहना था कि विवाह ने सेक्स को बोरिंग, यांत्रिक और घृणित बना दिया है। प्रेमी प्रेमिका जब तक साथ हैं सेक्स सुंदर है, जैसे ही शादी कर ली वही सेक्स बोझ बन जाता है। अब दोस्तों, छठे पॉइंट्स में ओशो के कुछ मशहूर कोट्स जो हिंदी अनुवाद सहित दिया गया है, जरा इसको समझिएगा। सेक्स को पाप मत कहो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति है। जो व्यक्ति सेक्स से डरता है वह ईश्वर से भी डरेगा, क्योंकि ईश्वर ने ही सेक्स बनाया है। मैं सेक्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सेक्स के पक्ष में हूँ, लेकिन मैं उससे आगे जाने के भी पक्ष में हूँ। समाधि वह सेक्स है जो पूरे ब्रह्मांड के साथ होता है। अब दोस्तों, 7वें पॉइंट्स में क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से गलत लेकिन उनकी नज़र में सत्य बातें क्या है जरा हम लोग देखें तो। महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा समय तक सेक्स का आनंद ले सकती हैं, इसलिए एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहे तो संतुलन बनता है। इसलिए उन्होंने अपने आश्रम में स्वतंत्र यौन संबंधों को प्रोत्साहन दिया था। ओशो ने, आपको मालूम होगा, हस्त मैथुन को भी उन्होंने स्वाभाविक बताया, लेकिन कहा कि यह ऊर्जा का अपव्यय है। बेहतर है कि किसी प्रेमी
के साथ जिया जाए। यस, समझ गए आप। इतनी बातों को हमने देखा सुना, जरा उनका हम अगर कंक्लूजन निकालते हैं यानी उनका निचोड़ समझते हैं तो क्या है। ओशो ने सेक्स को न तो गंदा कहा न ही अंतिम सत्य। उनके लिए सेक्स एक सीढ़ी थी जिसे फेंकना नहीं, पूरी श्रद्धा से चढ़ना है, और जब उससे ऊपर पहुंच जाओ तो सीढ़ी अपने आप छूट जाती है। यही उनकी स्वतंत्र दृष्टि का मूल था। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, हमने आपको ओशो की जो ये किताब थी जिसका सहारा लेकर लोग अपना अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, इसके वो मुख्य पॉइंट्स आपके सामने रखा।